Hello everyone, my name is Anup. My name is Arvind. Hi, my name is Purushottam. Myself प्रसन्ना। नमस्कार एवरीवन, एक बार फिर सेफ्टी टॉक्स की पूरी टीम मौजूद है रिवीजन 2 के लिए। रिवीजन 1 के बाद जितने भी वीडियोस सेफ्टी टॉक्स ने बनाए हैं उन वीडियो से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हमको व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिले हैं, उन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रसन्न से। प्रसन्न, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके पास आए हैं? जो वर्कर एकोमोडेशन के ऊपर हम लोग जो वीडियो बनाए थे उसमें एक दोस्त ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि किचन अलग क्यों होना चाहिए लेबर कॉलोनी में। ओके, लेबर कॉलोनी में किचन 2 रीजन से अलग होना चाहिए। इसके लिए अगर हम लीगल की तरफ जाएं तो इंडियन स्टैंडर्ड 16601 और सेक्शन 34 ऑफ BOCW में क्लियरली कहा गया है कि लिविंग एरिया में कुकिंग नहीं होनी चाहिए। और टेक्निकली अगर हम देखें तो यदि हम हर रूम में कुकिंग अलाउ करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे हर रूम में आग लगने के चांसेस, फायर अकरेंस के चांसेस हर रूम में होंगे। लेकिन यदि हम इसे सेपरेट रखते हैं तो हमारा जो फायर लगने का जोन होगा, जो चांसेस होंगे, उसको हम सेग्रीगेट कर देंगे और अकॉर्डिंगली हम वहां पे कंट्रोल मेजर ले पाएंगे। तो यही लीगल और टेक्निकल रीजन है कि हमको किचन एरिया जो है अलग ही रखना है, सेपरेट ही रखना है। अगला क्वेश्चन पुरुषोत्तम की तरफ से। एग्जीबिशन में जाना चाहिए या नहीं? ओके, जो सेफ्टी एग्जीबिशन जो हम लोगों ने अटेंड किया था अभी, उस एग्जीबिशन में जाना चाहिए या नहीं? वहाँ हमेशा जाना चाहिए। ये एग्जीबिशन सिर्फ मुंबई में ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में लगते हैं। तो यदि आपके लिए पॉसिबल है और एग्जीबिशन सेंटर आपसे नज़दीक है तो एग्जीबिशन में ज़रूर जाइए। इसलिए जाना है वहाँ पे क्योंकि एग्जीबिशन में क्या होता है, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज आती हैं। हर वेंडर, हर मैन्युफैक्चरर अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी लाता है सेफ्टी से रिलेटेड, ताकि हमारा काम, हमारा कंस्ट्रक्शन, हमारा फैक्ट्री का काम जो है सेफ तरीके से हो सके। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको पता तो चलती हैं, साथ साथ में जो अलग अलग डीलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वेंडर्स हैं, इनसे आपके नेटवर्क भी बढ़ते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है कि जब भी आपको इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है तो आप बहुत जल्द से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने मैनेजमेंट को बोल के उन चीज़ों का इंस्टॉलेशन अपने साइट्स पे करवा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत बार ये होता है कि जब भी हमको कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो मैनेजमेंट सबसे पहले पूछती है कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए। करेक्ट? यस। लेकिन बहुत बार क्या होता है, इंटरनेट पे हमको एग्जैक्ट प्राइसिंग वगैरह मिल नहीं पाती है। लेकिन यदि आप एग्जीबिशन में जाते हो तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्राइस वगैरह भी पता चल जाता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने मैनेजमेंट को बता सकते हो कि आपने कौन सी नई टेक्नोलॉजी देखी और वो हम लोगों को काम आ सकती है, उसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है। तो एग्जीबिशन में आपको हमेशा जाना चाहिए। यदि आपके नज़दीक है, आपको पॉसिबल जाना है, तो आप ज़रूर ऐसे एग्जीबिशन अटेंड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अरविंद आपकी तरफ से। एक्चुअली मेरे पास 2 क्वेश्चंस आए हैं, बट मैं क्वेश्चन बोलने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमने एक वीडियो बनाया था लेबर कैंप पार्ट नंबर 1, उसमें अनूप भाई ने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज़ किया था जो बहुत ही अच्छा है, जो मैं वो रिपीट करना चाहूँगा कि जो लेबर होता है हमारा, वो लेबर कंपनी के लिए सबसे बड़ा असेट्स होता है। यस सर। सबसे बड़ी उसकी पावर होती है, शक्ति होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि जो भी कंपनी जो प्लान करता है, जो उसका प्रोडक्शन है या प्रोग्रेस है, उसको जो भी करना है वो लेबर के थ्रू ही करना रहता है। तो वो लेबर के थ्रू करना है तो ये जाहिर सी बात है कि लेबर का वेलफेयर फैसिलिटी या उसका कंफर्टेबल जोन, उसको किसी तरह का पेन या सफ़र ना हो, वो हमको केयर करना चाहिए। Actually, it's a great line. I think we should clap for this. Really, it's a great line क्योंकि जो भी सब कुछ हम कर रहे हैं लेबर्स के लिए कर रहे हैं। जैसा कि अरविंद ने बताया कि लेबर्स ही हम लोग की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा एसेट है, तो ये गलत नहीं है। यस अरविंद। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फुल बॉडी हार्नेस के वीडियो में हमने बात किया था कि 6 मीटर के नीचे शॉक एब्जॉर्बर से प्रॉब्लम होता है, बट ये क्यों होता है? तो व्हाट एग्जैक्टली द आंसर इज, देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं,
आजकल सारी कंपनीज बोल रही हैं कि हमको शॉक एब्जॉर्बर के साथ का ही फुल बॉडी हार्नेस चाहिए। अब आपका जो लैनियार्ड होता है वो लैनियार्ड की लेंथ ही 2 मीटर है, 1.8 मीटर लैनियार्ड है और स्नैप हुक आपका 200 mm का है, तो टोटल 2 मीटर की उसकी लेंथ हो गई। अब अगर उसमें हमने शॉक एब्जॉर्बर भी ऐड किया है तो उसकी जो लंबाई है खुलने के बाद वो भी लगभग 1.2 मीटर है, यानी कि आपका जो ओवरऑल लैनियार्ड है उसकी लेंथ कितनी हो गई 2 मीटर प्लस 1.2 मीटर यानी कि 3.2 मीटर। ओके, अब जितना आपका लैनियार्ड का लेंथ बढ़ेगा उतना आपका फ्री फॉल डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब फ्री फॉल डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, अगर इंसान 6 मीटर से नीचे काम कर रहा है ओके और लैनियार्ड का लेंथ इतना ज़्यादा है तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि इंसान ने जो लैनियार्ड है वो अपने वर्क प्लेटफॉर्म पर ही अटकाया था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंसान के पैर डायरेक्ट ज़मीन पे ही टिकेंगे क्योंकि उसका लैनियार्ड का लेंथ बढ़ गया है। ओके, इसीलिए ये जो लेंथ है लैनियार्ड की, इसके लिए 6 मीटर या अबव हाइट ही एडिक्वेट है। अगर उससे नीचे काम करना है तो आप विदाउट शॉक एब्जॉर्बर के साथ काम कीजिए। इसीलिए जब एग्जीबिशन में गए थे तो उद्योगी का शायद वो फुल बॉडी हार्नेस था, करेक्ट है ना? तो उसमें एक फुल बॉडी हार्नेस ऐसा है जिसके अंदर आप शॉक एब्जॉर्बर को बाईपास कर सकते हैं, यानी कि सेम फुल बॉडी हार्नेस एक इंसान तब यूज कर सकता है विद शॉक एब्जॉर्बर जब वो 6 मीटर या ऊपर काम कर रहा है, और वही फुल बॉडी हार्नेस में वो क्या कर सकता है, शॉक एब्जॉर्बर को बाईपास करेगा जब वो 6 मीटर की हाइट से नीचे काम करेगा। तो डबल या 2 तरीके के फुल बॉडी हार्नेस खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है और इंसान हमेशा अलर्ट रहेगा, सेफ रहेगा। यही रीज़न है। तो मेन रीज़न हम रिपीट करते हैं कि आपकी लैनियार्ड की लेंथ बढ़ रही है जिसकी वजह से फ्री फॉल डिस्टेंस बढ़ रहा है। 6 मीटर से नीचे अगर हो तो इंसान के पैर ज़मीन पे ही टिक जाएंगे और उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो यही रीज़न है। अगला सवाल हम अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे। किसी ने हमसे फ़ोन पे पूछा था कि विच हेलमेट इज़ बेटर, विथ वेंटिलेशन होल और विदाउट, क्योंकि हमने अपना जो वीडियो बनाया था उसमें हमने जाहिर किया था कि वेंटिलेशन होल देना मैंडेटरी नहीं है। ओके, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 2925 ओके, वेंटिलेशन होल देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है कि बेटर कौन सा है। तो ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे। जहां इंसान काम कर रहा है वहां का वेदर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इंसान एक ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां पे बहुत ज़्यादा हीट है तो इट्स बेटर कि विथ वेंटिलेशन होल वाला हेलमेट इस्तेमाल करें। लेकिन अगर इंसान ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे हीट ज़्यादा नहीं है तो वो विदाउट वेंटिलेशन होल वाला ही यूज़ करे तो बेटर रहेगा। क्यों? ताकि कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी अंदर जाने का खतरा ही नहीं रहेगा ज़रा भी। वैसे तो ये भी बात सच है कि वेंटिलेशन होल के जो साइज़ होते हैं वो 6 mm से ऊपर नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वेंटिलेशन होल है ही नहीं और इंसान को ज़्यादा वेदर प्रॉब्लम भी नहीं है तो इन दैट केस विदाउट वेंटिलेशन वाला होल वाला लीजिए, जिसमें कुछ भी चीज़ या सामान गिरने की कोई आशंका रहेगी नहीं। तो डिपेंड करेगा वेदर कंडीशन के ऊपर। ओके, तो हमने हेलमेट के बारे में जो बात किया 2925 एज पर IS 2925, एक्चुअली हमने शायद एक और ये भी बात किया था EN 397। तो हम लोग ये भी बात करते हैं कि मोस्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे इंडस्ट्रीज है या कंपनीज है तो मोस्टली हम लोग ये देखते हैं, प्रैक्टिकल ये है कि स्टाफ के लिए एज पर EN 397 तो प्रोवाइड किया जाता है, बट वर्कर्स को एज पर IS 2925 ही दिया जाता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि उसका जो बेरिंग कैपेसिटी है, उसका क्वालिटी जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं बहुत ही लो क्वालिटी रहता है। एक्चुअली जो एज पर EN 397 है वो हेलमेट अगर हम वर्कर्स को देते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वर्कर्स स्टाफ से ज़्यादा वो हजार से एक्सपोजर हजार से ज़्यादा स्टाफ से ज़्यादा लेबर का। करेक्ट। तो इसलिए हम लोग एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हम लोग ये रिकमेंड करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि हम लोग एज पर EN 397 सेफ्टी हार्नेस सबसे पहले वर्कर्स को प्रेफर देते हैं प्रोवाइड करने के लिए। उसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन था, कुछ ऐसे भी हेलमेट है उसके ऊपर IS कोड भी लिखा होता है, EN 397 भी लिखा रहता है। हाँ। कुछ हेलमेट के ऊपर ओनली IS कोड लिखा रहता है। तो
उसमें से सिलेक्ट कौन सा करें? ये क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि हमारा लॉ क्या कहता है और हमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमको नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में से हमको चूज करना है हमारे प्रोडक्ट के लिए। ओके, अब EN 397 और 2925 को अगर हम कंपेयर करें तो EN 397 के जो रिक्वायरमेंट है वो IS 2925 से बेहतर है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। राइट, इसीलिए हम कहते हैं EN 397 के साथ जाइए। और जैसा कि प्रसन्न ने कहा कि कुछ हेलमेट ऐसे हैं जिनके ऊपर 2925, IS 2925 और EN 397 दोनों लिखा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी हेलमेट के ऊपर EN 397 लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली IS 2925 की रिक्वायरमेंट भी पूरा कर रहा है, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट 2925 से बेहतर है। ओके, तो दोनों लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सिंगल EN 397 लिखा है तो भी वो ऑटोमेटिकली 2925 के रिक्वायरमेंट को पूरा कर ही रहा है। लेकिन जैसा कि अरविंद ने कहा कि लेबर के लिए भी हमको EN 397 ही स्वीकारना चाहिए, तो ये बात सच है, क्योंकि वर्कर ही हमसे ज़्यादा एक्सपोजर में आता है हज़ार्ड्स के। और साथ साथ में यदि हम पैसों की बात करें तो EN 397 ही हमको सस्ता पड़ेगा। रीज़न 2925 जो होता है या फिर जो सस्ती क्वालिटी के दूसरे हेलमेट लाए जाते हैं वो आपको साल में 2 बार तो खरीदने होंगे। उनकी शेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है, लेकिन EN 397 की शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है और वो ज़्यादा दिन टिकेंगे, ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। तो देखा जाए तो वो आपको सस्ते पड़ेंगे, सस्ते और सेफ दोनों पड़ेंगे, इसीलिए गो विथ EN 397। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पुरुषोत्तम। एक अपना क्वेश्चन था ये कि इलेक्ट्रिकल शू कवर हमेशा पहनना है या पहनना है? यस। अच्छा, मतलब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिकल शू कवर, हमने एक शायद वीडियो बनाया था उसके लिए। ओके, तो वो हमेशा पहन के रखना है कि नहीं? तो देखा जाए तो प्रश्न नहीं पॉसिबल है कि हम लोग हमेशा पहन के रखें। नहीं, हमेशा पहन के रखेंगे तो चांसेस है डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो शू कवर ही है, वो बने तो रबर के ही हैं। अगर हमेशा पहन के रखेगा तो डैमेज हो जाएंगे। ओके, तो जब इंसान को यानी कि इलेक्ट्रिशियन को या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बंदे को जब वो यूज़ करना है, यानी कि जब उसको काम करने जाना है, तभी वो उस कवर को पहने। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो फट से कहाँ से लेने भागेगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, उनके पास टूल किट होती है अपनी। तो उस टूल किट में वो लोग अपने हैंड ग्लोव्स भी रखते हैं। तो जैसे हैंड ग्लोव्स रखते हैं वैसे ही शू कवर भी रखें। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी भी या फिर इन जनरल भी वो लोग जब भी काम करने जाएंगे हैंड ग्लोव्स की तरह शू कवर भी निकाल के पहनेंगे और उस शू करेक्ट इजीली कैरी भी कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने वीडियो बनाया था ओके, उसमें हम लोग प्रोडक्ट देखा भी था कि वो प्रोडक्ट हम लोग आराम से छोटा करके फोल्ड करके अपने साथ रख भी सकते हैं। और बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट है, तो हमेशा तो उसको पहनना पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, उसको पहन के चलेंगे और जमीन अगर ऐसी है तो वो डैमेज हो जाएगा। एक्चुअली ये शूज ना पहन के चलने के लिए तो नहीं है, वो शू कवर है। पहले वो तो शूज है ही नहीं, वो शू कवर है। शू कवर है सिर्फ वर्क प्लेस पे पहन के काम करने के लिए ड्यूरिंग टेस्टिंग और ड्यूरिंग कुछ रिपेयरिंग। और सीधी सीधी बात है, उसको आप अपने टूल किट में रखिए हमेशा अपने साथ, तो जब भी आपको काम करना है तब भी आप उसको पहन सकते हैं। राइट। अदर क्वेश्चन? ये मेरा सर पर्सनल क्वेश्चन था, माइक्रोन क्या होता है? जो हम लोग जो डस्ट का वीडियो बनाए थे, हाँ, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन। एक्चुअली सिमिलर क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया है कि माइक्रोन क्या होता है। जो हमने डस्ट मास्क का जो वीडियो बनाया था उसमें हमने कहा था कि 0.3 माइक्रोन तक का जो डस्ट है वो उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो सबसे पहले माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन जो है अगर हम बात करें तो ये माइक्रोमीटर है। ओके, तो माइक्रोमीटर अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करें तो जो 1 मिलीमीटर होता है, जो हमने सभी ने स्कूल्स में स्केल इस्तेमाल की ही है, करेक्ट? उस स्केल के ऊपर 15 सेंटीमीटर होते हैं छोटी वाली स्केल में, और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर को अगर हम पकड़ें तो उस 1 मिलीमीटर का 1000 पार्ट्स करेंगे ना, तो वो जो 1000वां पार्ट है वो है 1 माइक्रोन या फिर
सिंपल तरीके से और बोलें तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन या 1000 माइक्रोमीटर होता है। तो इस तरीके से हम लोग उसको इमेजिन कर सकते हैं कि इतने छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स को भी वो प्रिवेंट कर रहा है। अब आते हैं कि ये वीडियो हमने बनाया क्यों था, क्योंकि जो रेस्पायरेबल डस्ट है, रेस्पायरेबल डस्ट यानी कि वो डस्ट जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाती है, तो लंग्स में या फिर बाकी सारे जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको वो डैमेज करता है। तो ऑक्यूपेशनल अस्थमा या फिर दूसरे बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, और वो डिपेंड करेगा कि डस्ट कौन सी है। ओके, जैसे कि अगर सीमेंट डस्ट है या फिर सिलिका डस्ट है तो उसको, इस इंसान को सिलिकोसिस होने के चांसेस हैं। अगर आयरन डस्ट है तो उसको सिड्रोसिस होने के चांसेस हैं। अगर एल्यूमिनियम डस्ट है तो उसको एल्यूमिनोसिस होने के चांसेस हैं। अगर कोल डस्ट है तो उसको कोल माइनस निमोकोनोसिस होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए जो डस्ट मास्क का वीडियो हमने बनाया था उसमें ये चीज़ क्लियर की गई है कि 0.3 माइक्रोन का जो डस्ट का पार्टिकल होगा वो उसको भी प्रिवेंट कर रहा है, और प्लस उसकी फिटिंग इतनी अच्छी है कि उसकी वजह से साइड में से कहीं भी कोई भी पार्टिकल जाएगा नहीं। क्योंकि जनरली हम लोग जो डिस्पोजेबल डस्ट मास्क यूज़ करते हैं उसमें से क्या होता है, साइड में से भी बहुत बार पार्टिकल्स चले जाते हैं। इसीलिए जब वर्कर काम करता है और जब उसको रिमूव करता है तो हम देखते हैं कि उसकी नाक में बहुत सारे पार्टिकल्स फंसे हुए हैं। ये प्रैक्टिकली हम सब ने अपने अपने साइड्स पे देखा हुआ है। करेक्ट, हमने देखा हुआ, हम लोगों के पास फोटोग्राफ्स भी हैं ऐसे बहुत सारे। लेकिन जिस प्रोडक्ट का हमने वीडियो बनाया वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, और GVS आई थिंक कंपनी का नाम है, GVS कंपनी का नाम है। तो अल्टीमेटली आंसर इज जो अपना माइक्रोन होता है, माइक्रोन इज थाउजेंड्स यानी कि 1000वां पार्ट ऑफ मिलीमीटर, दैट इज माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से मैं ले रहा हूँ। मुझे किसी ने फ़ोन पे पूछा था, उनको हमने ये सारा कैलकुलेशन बताया है, क्लियर किया है, बट रिवीजन वीडियो में भी हम उसको इंक्लूड करना चाहेंगे। क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा कि कितने कैपेसिटी का ब्लोअर हमको अपने कन्फाइंड स्पेस के लिए लेना चाहिए। हमने एक वीडियो बनाया था कि कन्फाइंड स्पेस में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमको मैकेनिकल वेंटिलेशन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके लिए ब्लोअर जो है, जो प्रोडक्ट हमने दिखाया था उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कैपेसिटी के हैं, लेकिन हमको कौन सी कैपेसिटी का लेना चाहिए कैसे पता चलेगा। तो आंसर शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हमारा जो कन्फाइंड स्पेस है उसका वॉल्यूम कितना है। तो मान लीजिए कि हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारा जो कन्फाइंड स्पेस है उसकी ऊंचाई है 10 मीटर, उसकी लंबाई भी है 10 मीटर और उसकी चौड़ाई भी है 10 मीटर। तो जब इसका वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे तो दैट विल बी 10 × 10 × 10, तो इट विल बी 1000 क्यूबिक मीटर। करेक्ट, तो 1000 मीटर क्यूबिक मीटर की मेरी जगह है, और अब मुझे ये पता करना होगा कि एट अ टाइम कितने आदमी काम करने वाले हैं। ओके, तो मान लीजिए 10 आदमी एट अ टाइम काम करने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे रिक्वायरमेंट की तरफ। अब अगर BOCW के रिक्वायरमेंट की तरफ से आए तो जब भी इंसान काम करता है कन्फाइंड स्पेस में भी, तो उसको हर इंसान को पर मिनट 0.3 मीटर क्यूब हवा चाहिए। 0.3 मीटर क्यूब हवा पर मिनट पर पर्सन। अब जैसा कि हमने कहा कि 10 लोग काम करने वाले हैं, तो 10 लोगों को पर मिनट 0.3 × 10 यानी कि 3 मीटर क्यूब हवा हर मिनट हमको चाहिए होगी। ओके, क्योंकि 10 लोग काम करने वाले हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, उसमें फैक्टर भी लगा देंगे, उसको डबल कर देंगे। ओके, तो 3 का हमने 6 मान लिया कि 6 मीटर क्यूब हवा मुझे हर मिनट चाहिए होगी। अब प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। अगर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट 5 मीटर क्यूब की हवा पर मिनट देगा और मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी 6 मीटर क्यूब, तो मैं बोलूँगा कि ये कैपेसिटी का मुझे नहीं चलेगा। करेक्ट। अब अगला शायद जो वेंडर होगा, मैन्युफैक्चरर, उसके पास होगा कि नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो 10 मीटर क्यूब की हवा पर मिनट देगा, तो वो वाला मैं स्वीकार सकता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे रिक्वायरमेंट फैक्टर लगा के मुझे 6 मीटर क्यूब की हवा चाहिए थी पर मिनट। ओके, और यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है 10 मीटर क्यूब, तो उस हिसाब से उस कैपेसिटी का जो ब्लोअर है वो मैं स्वीकार लूँगा और उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी साइट पे। तो हमको क्या जानना है, हमको सबसे पहले ये जानना है कि हमारा एरिया कितना है मीटर क्यूब में जहाँ पे इंसान काम करेंगे। सेकंड,
कितने इंसान काम करेंगे। थर्ड, हर इंसान को पर मिनट कितने मीटर क्यूब की हवा चाहिए। एज पर BOCW 0.3 मीटर क्यूब चाहिए। उसमें हम लोग फैक्टर भी लगा सकते हैं और लगाना ही चाहिए हमेशा। तो इन जनरल हम लोग उसको डबल करते हैं और फिर उसकी कैपेसिटी को हम लोग देखेंगे कि क्या वो कैपेसिटी जितनी हवा हमने कैलकुलेट की है क्या उतनी हवा हमको अपने ब्लोअर से मिल रही है। अगर मिल रही है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं मिल रही है तो अगली कैपेसिटी की या फिर उससे बड़ी वाली कैपेसिटी के लिए हम जाएंगे। दैट्स ऑल। अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि कितने डिस्टेंस तक हॉस्पिटल होगा तो साइलेंस जोन होगा। ओके, तो आई बिलीव यू आर द बेस्ट पर्सन टू गिव दिस आंसर। एक्चुअली एवरी 100 मीटर रेडियस पे उसको साइलेंस जोन में हम लोग कंसिडर करते हैं। करेक्ट। यानी कि साइलेंस जोन के लिए अरविंद ने सिर्फ हॉस्पिटल कहा है, लेकिन इट इज नॉट ओनली हॉस्पिटल। अगर आपके 100 मीटर के रेडियस में हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी ये सारी चीजें आती हैं तो आप साइलेंस जोन में हो। ओके, 100 मीटर के रेडियस में। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है जो मुझे फोन पे पूछा गया था कि अगर मेरे यहाँ पे 100 मीटर पे रेसिडेंशियल जोन है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। ओके, और उसी डिस्टेंस पे हॉस्पिटल भी है, तो मैं क्या कंसीडर करूं। ओके, तो इसका आंसर ये है कि आपको सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन कंसीडर करनी, यानी कि जिस जोन में सबसे कम अलाउड है। तो साइलेंस जोन और रेसिडेंशियल जोन, इसमें से सबसे कम किस में अलाउड है? साइलेंस जोन में। ओके, तो आपके 50 मीटर डिस्टेंस पे अगर हॉस्पिटल भी है और 50 मीटर डिस्टेंस पे बिल्डिंग भी है जिसमें लोग रहते हैं, तो आपको कंसीडर साइलेंस जोन का करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि साइलेंस जोन की रिक्वायरमेंट उससे भी कम है। क्लियर? मेरा एक सर क्वेश्चन था, जैसे एक्सकैवेशन के टाइम पे जब हार्ड रॉक लगता है नीचे जाके, तो वहाँ पे कंडीशन जो अपने ये ड्रिलर्स है जो एयर कंप्रेसर के द्वारा ड्रिलिंग करते हैं, कंटिन्यूस ड्रिलिंग देता है, जो वाइब्रेशन आता है तो उसका कोई उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है वाइब्रेशन का? किसके ऊपर? जो वर्कर्स है उनके ऊपर। यस, वाइब्रेशन इटसेल्फ इज अ फिजिकल हजार्ड। राइट। ओके, वाइब्रेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो भी बनाएंगे, बट इन जनरल अगर हम लोग डिस्कस करें तो वाइब्रेशन की वजह से विजुअल एक्विटी जाती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो लोग कंटिन्यूस वाइब्रेशन करते हैं वो लोग वो लोग स्ट्रेट खड़े भी नहीं रह पाते हैं, वो लोग लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं। ओके, उसके बाद जो वाइब्रेशन इंड्यूस्ड वाइट फिंगर, ये एक डिजीज है, ये एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है, ये भी वाइब्रेशन की वजह से ही होता है। इसके अलावा वाइब्रेशन की वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम है। ओके, एक मेडिकल टर्म है ये। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्लड की जो वेसल्स हैं उनके थिकनेस बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर पे प्रभाव पड़ेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो आंसर ये है कि जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की वजह से बहुत सारे सीरियस ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं और इसके ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। ओके, और एक शॉर्ट में चाहिए तो कंट्रोल मेजर की भी बात कर लेते हैं। इसके कंट्रोल मेजर है कि एक तो जॉब रोटेशन कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन यही है, जॉब रोटेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, लेकिन बेस्ट यही है क्योंकि इंसान को आप क्या कर रहे हो, कम टाइम के लिए वाइब्रेशन का एक्सपोजर दो और उसके बाद उसको कुछ देर तक के लिए आराम या फिर दूसरे एक्टिविटी में लगा दो, फिर उसको वापस लगाओ। जॉब रोटेशन इसका बेस्ट उपाय है। एंड सेकेंड जो है कि उसको जो हम लोग एंटी वाइब्रेशन जो हैंड ग्लव्स दे सकते हैं। यस, ये सब कुछ दे सकते हैं। और थर्ड ये बोल सकते हैं जो हमारा मशीनरी है जो हम यूज कर रहे हैं, अगर उसका मेंटेनेंस फ्रिक्वेंटली होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका हो सकता है वाइब्रेशन थोड़ा सा प्लस इंसुलेशन उसके बेहतर होने चाहिए। मार्केट में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि इंसुलेशन जो है बेटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान को जो वाइब्रेशन है वो लोअर लेवल पे आता है। डेफिनेटली वी विल बी मेकिंग वीडियोस फॉर ऑल दिस थिंग्स। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर एंड फॉर रिविजन 2। इफ यू डू हैव एनी अदर क्वेश्चन, यदि आपको कोई और भी क्वेश्चन या फिर कोई और डाउट है
तो प्लीज़ पूछिए, सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। थैंक यू। थैंक यू।